Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है सोशलिज्म एक मुआशरी और सियासी नज़रिया है। इस टॉपिक में हम सोशलिज्म को मुआशरी पस मंज़र में समझने की कोशिश करेंगे। सोशलिज्म फ्रेंच वर्ड सोशल से माखूज है, जिसका मतलब है मुआशरा। इस्तिलाही लिहाज से इसका मतलब है कि पैदावारी ज़राए मुआशरा या कम्युनिटी की मलकियत में होंगे। सोशलिज्म की डेफिनेशन, सोशलिज्म की तारीफ यूं की जा सकती है, अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच एडवोकेट्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज शुड बी owned और regulated by the community as a whole। सोशलिज्म में सबसे ज्यादा रियलिस्टिक और साइंटिफिक अप्रोच का हामिल नजरिया कार्ल मार्क्स ने पेश किया। सोशलिज्म के मुआशी पस मंजर को जानने के लिए जरूरी है कि हम मईशत के चंद बुनियादी मसाइल के बारे में जान लें। मईशत के बुनियादी मसाइल, मईशत के 4 बुनियादी मसाइल हैं। किसी भी मुआशी निज़ाम को इन 4 मसाइल को हल करना लाजिम है। इससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इंसान की ज़रूरियात और ख्वाहिशात वसाइल के मामले में ज़्यादा हैं, लिहाजा कोई भी मुआशी निज़ाम ज़रूरियात और ख्वाहिशात के अंदर रहते हुए अपने मुआशी निज़ाम को चलाता है। पहला मसला डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज यानी तरजीहात का तयन। इंसान की ख्वाहिशात और ज़रूरियात बेशुमार हैं। किन ज़रूरियात को पूरा किया जाए, किन ख्वाहिशात को पूरा किया जाए और किन किन ज़रूरियात और ख्वाहिशात को छोड़ दिया जाए, ये है तरजीहात का तयन। दूसरा मसला एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी वसाइल की तखसीस। सरमाया, मेहनत, ज़मीन, इन सब को हम किन किन कामों में इस्तेमाल करें और कितना इस्तेमाल करें, यानी ज़मीन में कितनी गंदम बोएं और कितने चावल बोएं। तीसरा मसला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यानी आमदनी की तकसीम। हासिल होने वाली आमदनी को किस तरह और किस बुनियाद पर माले, कैपिटल, मेहनत और ज़मीन में तकसीम किया जाए। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ऑनर, कैपिटल, मेहनत और ज़मीन। 4th पे है डेवलपमेंट यानी तरक्की। पैदावार में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हासिल की जाए। तो ये हैं मईशत के 4 बुनियादी मसाइल और इनके साथ साथ 2 कुदरती कवानीन हैं जिन्हें हम सप्लाई एंड डिमांड के असूल कहते हैं, यानी मार्केट में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है ताकि मार्केट में उस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। अब हम देखते हैं कि सोशलिज्म ने इन मसाइल को कैसे हल किया। बुनियादी तौर पर सोशलिज्म कैपिटलिज्म के रद्द अमल में वजूद में आया, लिहाजा इसने कैपिटलिज्म के तमाम मसूलों की नफी की। सोशलिस्टों ने कामल आज़ादी की बजाय इक्वलिटी का नारा लगाया। प्राइवेट ओनरशिप, सोशलिज्म में जाती मलकियत यानी प्राइवेट ओनरशिप की मुकम्मल तौर पर नफी की गई। सोशलिस्टों के नज़दीक असल में जाती मलकियत ही जुल्म इस्तेहसाल का वाहिद ज़रिया है। इसके ज़रिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चंद हाथों में मरकूज होकर रह जाते हैं और यूं मुआशरे में तबकात वजूद में आते हैं। मलकियत अगर रियासत के पास हो, कम्युनिटी के पास हो, मुआशरे के पास हो, तो मुआशरा तबकात में तकसीम नहीं होता। सोशलिस्टों की नज़र में ज़ाती प्रॉपर्टी और नफ़े का हसूल सरमायादारी निज़ाम में जुल्म और इस्तेहसाल का सबसे बड़ा सबब है। यही वजह है
कि मार्क्स ने जाती प्रॉपर्टी की बजाय मुश्तरका प्रॉपर्टी यानी कॉमन प्रॉपर्टी का तस्वर दिया और अफराद की बजाय अब बिजनेस रियासत करेगी, जिसकी वजह से दौलत का फ्लो चंद हाथों की बजाय पूरे मुआशरे में होगा। यूं सोशलिज्म में मुआशी सरगर्मियों को बाजार की अंधी कुव्वतों यानी सप्लाई एंड डिमांड के हाथों में नहीं छोड़ा गया। रियासती मंसूबाबंदी, अब रियासत खुद प्लानिंग करेगी कि मुआशरे की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए। रियासत ही प्लानिंग करेगी कि किसको कितना देना है और किसको कितना। लोगों के मुआवजों में ज्यादा फर्क नहीं होगा। रियासत लोगों की सलाहियत के मुताबिक उनसे काम लेगी और उनकी जरूरत के मुताबिक उनको अदा करेगी। यूं रियासत की प्लानिंग के मुताबिक दौलत की तकसीम मुआशरे में मुनसिफाना अंदाज में होगी। यूं रियासत अपनी प्लानिंग से तरजीहात का तयन करेगी कि किन जरूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करना है। फिर वसाइल की तकसीम का काम भी रियासत के जिम्मे है, यानी मेहनत, सरमाया और जमीन को किन किन कामों पे लगाया जाए। मेहनत का स्टेटस, वर्किंग स्टेटस, यहां यह जानना जरूरी है कि सोशलिज्म ने सरमाया और जमीन को पैदावारी आमल तस्वर ही नहीं किया, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसमें सरमाया और जमीन है, इनको सोशलिज्म ने बिल्कुल इनकी नफी कर दी। मार्क्सिस्टों के यहां सिर्फ एक ही पैदावारी अमल है और वो है मेहनत, जबकि जमीन किसी फर्द की मलकियत नहीं बल्कि रियासत की मलकियत है और इस पर लगने वाला सरमाया भी रियासत ही फ्राहम करेगी। यूं रियासत ही फैसला करेगी कि मेहनत पे कितना मुआवजा देना है। इसके साथ साथ रियासत ही का यह फरीजा है कि किस काम को कितनी तरक्की देनी है और किस काम को कितना डिमोट करना है। यूं सोशलिस्ट रियासत ने मईशत के तमाम मसाइल रियासती प्लानिंग के जरिए हल किए। यूं सोशलिस्ट रियासतों में 5 साला मंसूबा बंदी का तस्वुर राइज हुआ, जिसे बाद में सरमायादार रियासतों ने भी कॉपी किया और रियासत की मुदाखलत के असूल यानी लेसेस फेयर को पसे पुश्त डालते हुए मईशत में मुदाखलत का तस्वुर सरमायादार रियासतों ने दिया और यूं उनके यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी का तस्वुर वजूद में आया। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने पहली बार मेरा चैनल विजिट किया है उनको मैं बताता जाऊं, इस चैनल पे आपको CSS, PMS, UPSC और दीगर कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात की तैयारी के लिए तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री और करंट अफेयर से मुतल्लिका लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आप और आपके दोस्त इस चैनल से फायदा उठा सकते हैं और किसी भी तरह की रहनुमाई के लिए हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। कम्युनिज्म, कम्युनिज्म का वर्ड फ्रेंच वर्ड कम्यून से निकला है, जिसका मतलब कम्युनिटी या मुआशरा है। इस्तिलाही लिहाज से इसका मतलब है कि पैदावारी ज़राए मुआशरे या कम्युनिटी की मलकियत में हो। इस निज़ाम में ज़ाती जायदाद के तस्वुर की नफ़ी की गई है। इसके बरक्स प्रॉपर्टी मुआशरे की मुश्तरका मलकियत होगी और लोग अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम करेंगे और ज़रूरत के मुताबिक रिवार्ड लेंगे। कम्युनिज्म की डेफिनेशन, कम्युनिज्म की तारीफ यूं की जा सकती है: अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच एडवोकेट्स that the means of production, distribution and exchange should be owned or regulated by the community as a whole। कम्युनिज्म का नजरिया अफलातून से लेकर अब तक बहुत से बाअसर और इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स पेश कर चुके हैं,
लेकिन इनमें सबसे ज्यादा रियलिस्टिक और साइंटिफिक अप्रोच का हामिल नजरिया कार्ल मार्क्स ने पेश किया। पहले तो मार्क्स ने दुनिया के तमाम फिलासफर्स को यह कहकर झंझोड़ा कि जो फलसफा दुनिया में तब्दीली ना ला सके इसका कोई फायदा नहीं है। उसने कहा द फिलोसफर्स हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड, द पॉइंट इज टू चेंज इट। और फिर एक ऐसा नजरिया दिया कि जिसने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को मुतासर किया और दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया, एक क़यामत बर्पा कर दी, सरमायादारों के लिए दुनिया को जहन्नम बना दिया। वो कमजोर लोग जो कि अलग अलग थे उनको एक कर दिया और उनको ये एहसास दिलाया कि ये दुनिया हमारी है और इसमें हमारे पास जीतने के लिए सब कुछ है और हारने के लिए कुछ नहीं। उसने कहा वी हैव नथिंग टू लूज बट आवर चेंज, वी हैव अ वर्ल्ड टू विन। मार्क्स का कम्युनिज्म का नजरिया। 19वीं सदी में सरमायादारी निजाम अपनी पूरी पीक पर था और उसकी तमाम खामियां जाहिर हो चुकी थी। यह वो निजाम था जिसमें इंसानों को मुनाफा कमाने के लिए बिल्कुल आजाद छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से सरमायादार ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के हसूल के लिए मजदूरों पर जुल्म और इस्तेहसाल करता, कम मजदूरी में ज्यादा से ज्यादा काम लेता। ऐसे में कार्ल मार्क्स ने सरमायादारी निजाम पे गहरा गौर खोज करने के बाद कम्युनिज्म का नजरिया पेश किया। इस नजरिए को समझने के लिए 3 अवामल को समझना जरूरी है। नंबर 1 बोर्जवाजी यानी सरमायादार, नंबर 2 प्रोलिटेरिएट यानी मजदूर और नंबर 3 मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी जराए पैदावार। मार्क्स का कहना है कि तारीख के तमाम अदवार में 2 ही तबकात आपस में लड़ते रहे हैं और उनकी लड़ाई की वाहिद वजह जराए पैदावार यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। जिस क्लास के पास जराए पैदावार होता वो हैव्स वाली क्लास बन जाती, यानी वो हैव्स कहलाते, और जिनको इस हैव्स की क्लास के मातहत काम करना पड़ता इन्हें हैव्स नॉट कहा जाता। मार्क्स के मुताबिक तारीख में सारा झगड़ा ही इन 2 क्लासेस का है। जराए पैदावार के हसूल के लिए ये क्लासेस हमेशा आपस में लड़ती झगड़ती रही हैं और अक्सर हालतें जंग में रही हैं। तारीख में कभी ये लड़ाई मास्टर और स्लेव के दरमियान रही है, तो कभी फ्यूडल और फार्मर्स के दरमियान रही है, तो कभी ये लड़ाई बोर्जवाजी और प्रोलिटेरिएट के दरमियान रही है। यूं मार्क्स अपना तारीख का मादी तस्वुर पेश करता है कि तारीख में सारी जंगें और लड़ाइयों का सबब ये जराए पैदावार यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिनकी वजह से क्लासेस आपस में लड़ती झगड़ती रही हैं और आज भी यही क्लासेस आपस में जराए पैदावार के लिए लड़ झगड़ रही हैं। मार्क्स प्रिडिक्शन करते हुए कहता है कि कायनात का मकसूद जो निजाम है वो निजाम आने वाला है, वो निजाम इन सरमायादारों को शिकस्त देकर वजूद में आएगा। मार्क्स का कहना है कि ऐसा मुआशरा जिसमें कोई क्लास ना हो, जिसमें किसी को किसी पर फोकियत यानी बर्तरी हासिल ना हो, सब लोग अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम करें और अपनी जरूरत के मुताबिक रिवार्ड हासिल करें, कोई किसी पर जुल्म करने वाला ना हो। ये है वो निजाम जिसे कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म कहता है और यही मार्क्स की नजर में मकसूद कायनात है, यानी इस कायनात का मकसद ही इस निजाम को वजूद में लाना है। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। मजदूरों को लगता था कि उनकी किस्मत में ही गुर्बत लिखी हुई है और वो इससे जान नहीं छुड़ा सकते। मार्क्स एक तरफ तो मजदूरों का लहू सरमायादारों के जुल्म गनवा गनवा कर गरमाता है और फिर मुख्तलिफ कहानियां लिखकर बताता है कि कैसे मुख्तलिफ लोग
इन सरमायादारों की ख्वाहिशात की भेंट चढ़े। वो एक मेहनत कश लड़की का बरताता है जो लोगों के कपड़े सीने के लिए दिन रात मेहनत करती है, हत्ता कि कई रातों तक वो सोती नहीं, ना सोने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके साथ साथ वो सरमायादारों के जुल्मों को अक्ली लिहाज से भी वाज़िया करता है कि सरमायादार सिर्फ सरमाया लगाता है, मजदूर को खाम माल यानी रॉ मटेरियल फराहम करता है। इस खाम माल को फिनिश्ड गुड की शक्ल मजदूर देता है, यानी माल को असल वर्थ सरमाया नहीं बल्कि मजदूर देता है, लेकिन इसके एवज इसे सिर्फ इतना दिया जाता है जिससे वो सिर्फ गुजारा कर सकता है और मुश्किल से अपने घर वालों का निजाम चला सकता है। इसके बरक्स सिर्फ सरमाया और खाम माल फ्राहम करने वाला सरमायादार अपनी तिजोरियां भर लेता है। मार्क्स अपने इस नजरिए को सरप्लस वैल्यू का नाम देता है, यानी खाम माल को असल वैल्यू मजदूर देता है लेकिन तिजोरियां सरमायादार की भर जाती हैं और मजदूर के घर में फाके चलते हैं। थ्योरी ऑफ एलियनेशन। यूं सरमायादार अमीर से अमीर तर होता रहता है और रफ्ता रफ्ता दौलत चंद सरमायादारों के हाथों में मुर्तकिज हो जाती है। मिडिल क्लास का खात्मा हो जाता है और फिर सिर्फ दो ही क्लासेस रह जाती हैं, हैव्स और हैव्स नॉट, जिसे हम बोर्जवाजी और प्रोलेटेरिएट कहते हैं। अमीर लोगों का तबका अपनी दौलत और सरवत के बायस अपने जैसे ही लोगों के साथ ताल्लुक रखता है, उन्हीं में उठता बैठता है और बाकी मुआशरे से कट जाता है। यूं सरमायादार मजदूरों से कट जाता है और मजदूर सरमायादारों से कट जाते हैं। यूं ये दोनों एक दूसरे से एलियन हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से बिल्कुल ही अजनबी हो जाते हैं। सोशलिस्ट इनकलाब। मुआशरे में मजदूरों की तादाद सरमायादारों की निस्बत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इन पर जुल्मों इस्तेहसाल में भी इजाफा होता रहता है। आखिरकार मुआशरे की एक बड़ी तादाद इस जुल्म के खिलाफ एक खूनी इनकलाब बर्पा कर देती है और तमाम सरमायादारों को चुन चुन कर मार देती है और ज़राए पैदावार को अपने कब्जे में ले लेती है और यूं मजदूरों की आमरीयत कायम हो जाती है। क्लास लेस सोसाइटी का क़याम। इनकलाब के बाद एक अबूरी मजदूरों की आमरीयत वजूद में आती है जिसका काम मुआशरे में क्लास लेस सोसाइटी कायम करना है। मजदूरों की आमरीयत से मजदूरों का इक़्तिदार अमल में आ जाता है और तमाम ज़राए पैदावार उनके कब्जे में आ जाते हैं। वो मुआशरे से तमाम बोर्जवाजी अलामात का खात्मा कर देते हैं। रफ्ता रफ्ता मुआशरे में लोगों में फ़र्क ख़त्म हो जाता है। तमाम ज़राए पैदावार मजदूरों की हुकूमत के पास चला जाता है। मुआशरे में किसी के पास भी जाती प्रॉपर्टी नहीं रहती और ज़राए पैदावार हुकूमत के पास होते हैं। वो लोगों से उनकी सलाहियत के मुताबिक काम लेते हैं और उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक अदा करते हैं। यूं रियासत के इस अबूरी सेटअप को मार्क्स अपनी किताब क्रिटिक ऑन गोथा प्रोग्राम में लोअर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म कहता है, जबकि बाद के मार्क्सिस्टों ने इसे सोशलिज्म का नाम दिया है और फिर आखिरी स्टेज जिसे मार्क्स अपर स्टेज कहता है उसको बाद के लोगों ने कम्युनिज्म के नाम से मौसूम किया। एंड ऑफ स्टेट। यूं जब तमाम तबकात खत्म हो जाते हैं और सब लोग इक्वल हो जाते हैं और मुआशरे में कोई क्लास नहीं रहती और ज़राए पैदावार सब के मुश्तरक हो जाते हैं, तो ऐसे में स्टेट विदर अवे कर जाती है। मार्क्स के मुताबिक रियासत ही जुल्म का सबसे बड़ा आला है। यूं रियासत के ख़त्म होने से जुल्म का भी खात्मा हो जाता है और एक क्लासलेस सोसाइटी वजूद में आती है जिसमें सब ही इक्वल होते हैं। इसे मार्क्स अपर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म कहता है। मार्क्स के मुताबिक कायनात के वजूद में आने का मकसद ही एक क्लासलेस सोसाइटी का वजूद में आना है। कैपिटलिज्म, सरमायादाराना निज़ाम। दोस्तों, मौजूदा दौर सरमायादारी का दौर है।
सरमायादाराना निज़ाम एक पूरे मुआशी निज़ाम का नाम है जो मगरब के नज़रिया लिबरलिज़म से माखूज़ है। इस निज़ाम को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम जानें मईशत के बुनियादी मसाइल क्या हैं, सरमायादाराना निज़ाम क्या है और इसके बुनियादी असूल क्या है। ये सब दोस्तों हम आज के मौजू में जानेंगे। कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म एक लैटिन वर्ड कैपिटलिस्ट से माखूज है जिसका मतलब है हेड ऑफ कैटल। कैपिटलिज्म की इस्तिलाह पहली दफ़ा फ्रांस के सोशलिस्ट दानश्वर लुईस ब्लैंक ने इस्तेमाल की थी। उसके मुताबिक ये ऐसा निज़ाम है जिसमें इंडस्ट्री की मलकियत फ़र्द के पास होती है और वो नफ़ा हासिल करने में आज़ाद होता है। कैपिटलिज़म की तारीफ़। कैपिटलिज़म यानी सरमायादाराना निज़ाम की तारीफ़ रॉबर्ट गिल्पन ने अपनी किताब द चैलेंज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म में यूँ की है कि कैपिटलिज्म इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर ऑपरेशंस फॉर प्रॉफिट। मईशत के बुनियादी मसाइल। मईशत के 4 बुनियादी मसाइल हैं। किसी भी मुआशी निज़ाम को इन 4 मसाइल को हल करना लाजिम होता है। इससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इंसान की ज़रूरियात और ख्वाहिशात वसाइल के मामले में ज़्यादा हैं, लिहाजा कोई भी मुआशी निज़ाम ज़रूरियात और ख्वाहिशात के अंदर रहते हुए अपने मुआशी निज़ाम को चलाता है। तो आइए अब देखते हैं मईशत के मसाइल। इसमें पहला जो मसला है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज़ यानी तरजीहात का तयन। इंसान की ख्वाहिशात और ज़रूरियात बेशुमार हैं। इनमें किन ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा किया जाए और किन को छोड़ दिया जाए, ये तरजीहात का तयन यानी डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज़ कहलाता है। दूसरा मसला एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी वसाइल की तखसीस है। इसमें सरमाया, मेहनत और ज़मीन को हम किन कामों में लगाएं और कितना लगाएं, यानी ज़मीन में कितनी गंदम बोएं और कितने चावल बोएं। तो ये दूसरा मसला है। अब हम देखते हैं तीसरा मसला। तीसरा मसला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यानी आमदनी की तकसीम। इन तमाम मामलात से, इन तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से हासिल होने वाली आमदनी को किस तरह इस्तेमाल किया जाए और किस बुनियाद पर मालिक यानी ओनर, फिर सरमाया, मेहनत और ज़मीन में इसे तकसीम किया जाए। चौथे नंबर पर जो मसला है वो है डेवलपमेंट यानी तरक्की। पैदावार में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हासिल की जाए। तो दोस्तों ये हैं मईशत के 4 बुनियादी मसाइल और इनके साथ 2 कुदरती कवानीन हैं जिन्हें हम सप्लाई एंड डिमांड कहते हैं। ये मार्केट के 2 अहम तरीन कानून हैं, यानी मार्केट में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है ताकि मार्केट में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई की जाए। तो आइए अब हम देखते हैं कि सरमायादाराना निज़ाम ने इन मसाइल को कैसे हल किया। सरमायादाराना निज़ाम जिसकी बुनियाद लिबरलिज़म यानी आज़ादी पर है, उसने इन 4 मसाइल को लिबरलिज़म के असूल पर हल किया। यानी इस निज़ाम ने इंसान को आज़ाद छोड़ दिया कि वो जाए और मार्केट के असूल यानी सप्लाई एंड डिमांड के तहत खुद ही इस बात का फैसला करे कि लोगों की क्या डिमांड है, ताकि इस डिमांड को पूरा करके वो ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल कर सके। इस डिमांड के मुताबिक वो अपनी तरजीहात का तयन करे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल कर सके।
और इस डिमांड के मुताबिक ही वो अपने वसाइल यानी सरमाया, मेहनत और ज़मीन का इस्तेमाल करे। यानी मुआशरे में अगर आईफोन की डिमांड ज़्यादा है तो वो अपना सरमाया आईफोन के लिए वक्फ करे, उसके लिए किराए पे ज़मीन हासिल करे, स्किल्ड लेबर हासिल करे, और अगर उसके पास सरमाया मौजूद नहीं है तो बैंक से सूद पर सरमाया हासिल करे और इन सब ज़राए को फोन बनाने पर लगा दे। फिर दौलत की तकसीम भी सप्लाई एंड डिमांड के असूल के तहत करेगा। सरमाया सूद पे हासिल करेगा। अगर सरमाया हासिल करने वालों की डिमांड ज्यादा है तो सरमाए पे सूद ज्यादा होगा, नहीं तो कम। इसी तरह मेहनत के लिए मजदूर की मजदूरी भी इसी असूल पर होगी। अगर मार्केट में मजदूर कम है और डिमांड ज्यादा है तो मजदूरी ज्यादा होगी, और अगर मजदूर ज्यादा और डिमांड कम है तो मजदूरी कम होगी। जमीन पर किराया अदा कर दिया जाएगा और बाकी नफा काम का असल मुहर्रक यानी आजर, ऑनर, एंटरप्रेन्योर या कंपनी के पास आ जाएगा, और फिर इस काम को तरक्की भी इन असूलों के मुताबिक दी जाएगी। बाकायदा प्लानिंग की जाएगी कि आने वाले वक्तों में किन मसनूआत की डिमांड बढ़ेगी तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दी जाए। अगर इसके बरक्स किसी और काम का स्कोप बढ़ जाए तो फिर अपना सरमाया उस काम पर लगा दिया जाए और उसे तरक्की दी जाए। यह है सरमायादाराना निज़ाम जिसने मईशत के इन 4 बुनियादी मसाइल को फ़र्द को आज़ादी देकर हासिल किया, और फ़र्द मार्केट फोर्सेस यानी सप्लाई एंड डिमांड को मद्देनज़र रखकर अपने तमाम मसाइल खुद हल करे। इन मसाइल को हल करने में इसका असल मुहर्रक प्राइम मोटिव नफ़े का हसूल है। सरमायादारी निज़ाम के बुनियादी असूल। दोस्तों, सरमायादाराना निज़ाम के 4 बुनियादी असूल हैं। नंबर 1 आज़ादी, नंबर 2 ओनरशिप या ज़ाती मलकियत, नंबर 3 नफ़ा बतौर मुहर्रक, एंड नंबर 4 इज़ लेसिस फेयर यानी हुकूमत की अदम मुदाखलत। फर्स्ट प्रिंसिपल है आज़ादी। इस निज़ाम के तहत हर इंसान आज़ाद है कि वो जितनी चाहे प्रॉपर्टी रखे, जितना चाहे नफ़ा कमाए। हुकूमत इसके मामलात में दखल अंदाज नहीं हो सकती। फिर दूसरे नंबर पर है ज़ाती मलकियत। फ़र्द के बुनियादी हकूक में एक हक ये भी है कि वो जितनी चाहे जायदाद बना सकता है। जॉन लॉक के मुताबिक ये फ़र्द का फंडामेंटल राइट है। फ़र्द चाहे तो मुल्क की आधी दौलत भी हासिल कर सकता है। नंबर 3 मुनाफा बतौर मुहर्रिक यानी प्रॉफिट एज अ मोटिवेशनल फोर्स। मार्केट इकोनॉमी में हर फर्द आज़ाद है कि वो जितना चाहे प्रॉफिट हासिल करे। असल में ये नफ़े का ही हसूल है जो उसे हर वक्त मुतहर्रिक रखता है, हर वक्त एक डायनेमिक पोजीशन में रखता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नफ़े का हसूल करे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करे। लास्ट प्रिंसिपल है हुकूमत की अदम मुदाखलत यानी लेसिस फेयर। लेसिस फेयर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट यानी हुकूमत की अदम मुदाखलत। यानी हुकूमत को कोई हक हासिल नहीं है कि वो मार्केट में दखल अंदाजी करे। फर्द मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। इब्तिदा में तो इस असूल पर अमल किया गया, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के बाद हुकूमत ने मार्केट इकोनॉमी में दखल देना शुरू कर दिया। यूं इस निज़ाम को मिक्स्ड इकोनॉमी या न्यू लिबरलिज्म भी कहा जाने लगा। दोस्तों, ये है मुआशी निज़ाम जिसने मौजूदा जदीद दुनिया को पैदा किया, और आज की जितनी भी डेवलपमेंट है उसका ज़्यादातर सहरा इस ही निज़ाम को जाता है। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने पहली बार मेरा चैनल विजिट किया है
उनको मैं बताता जाऊं। इस चैनल पे आपको CSS, PMS, UPSC और दीगर कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात की तैयारी के लिए तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री और करंट अफेयर से मुतल्लिका लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आप और आपके दोस्त इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी भी तरह की रहनुमाई के लिए हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का मौजू। हम आपके कमेंट्स और फीडबैक के मुंतज़िर हैं।